क्या आपने कभी ग्रेटर इसराइल का नाम सुना है? कुछ लोगों के नज़दीक तो ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये एक ऐसा प्लान है जिस पर खामोशी से आज भी काम हो रहा है। दुनिया में तकरीबन हर मुल्क की एक वाज़ेह सरहद होती है और एक नक्शा होता है जिससे ये पता चलता है कि इसकी स्टेट अथॉरिटी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसकी सरहदें आज तक मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकी। ऐसा क्यों है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छुपी है? लेकिन असल सवाल यह है कि क्या वाकई ग्रेटर इसराइल जैसा कोई प्लान कभी मौजूद था या यह सब सिर्फ एक सोच, एक नजरिया या शायद एक साजिशी कहानी है? और अगर ये सच है तो क्या आज भी इस पर काम हो रहा है? लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो हकायक आप आगे सुनने वाले हैं वो शायद आपकी सोच को बदल कर रख दें। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, 19वीं सदी के आखिर में। उस वक्त एक ऐसा इंसान था जिसे मॉडर्न ज़ायनिज़्म का फाउंडर कहा जाता है, थियोडर हर्जल, एक ऑस्ट्रो हंगरियन यहूदी जर्नलिस्ट और वकील। शुरू में उसका मानना यह था कि यहूदी यूरोप में आसानी से घुल मिल कर रह सकते हैं, लेकिन फिर हालात बदलते गए। वियना की सड़कों पर बढ़ती हुई यहूद दुश्मनी, एंटी जूइश प्रोटेस्ट, यहूदियों के खिलाफ नफरत और उन पर बढ़ते हुए हमले, ये सब देखकर उसने अपना नजरिया बदल लिया और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर यहूदियों ने जिंदा रहना है तो उनके लिए एक अलग वतन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह सामने आती है कि शुरू में हर्जल का मकसद कभी भी ग्रेटर इसराइल नहीं था। वो तो सिर्फ एक महफूज जगह चाहता था जहाँ यहूदी बगैर किसी खौफ के रह सके। यहाँ तक कि 1896 में लिखी गई अपनी किताब द जूइश स्टेट में उसने अर्जेंटीना का जिक्र भी किया था, क्योंकि वहाँ ज़मीन भी सस्ती थी और जगह भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन 1930 में कहानी एक नया मोड़ लेती है। रूस में यहूदियों पर हमले तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और इन हमलों में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सूरत हाल ख़तरनाक होती जा रही थी और उसी वक्त बरतानिया एक ऑफ़र करता है, एक ऐसा प्लान जिसे युगांडा स्कीम कहा जाता है। हर्जल ने इस ऑफ़र को भी संजीदगी से कंसीडर किया था, लेकिन फिर 1904 में हर्जल की मौत हो जाती है और सिर्फ एक साल बाद यानी 1905 में हुई 7वीं ज़ायनिस्ट कांग्रेस में एक बड़ा फैसला ले लिया जाता है, जिसमें युगांडा स्कीम को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाता है और ये ऐलान किया जाता है कि यहूदी वतन सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन में ही बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ एक और बात है जो इस कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। हर्जल की पर्सनल डायरी में एक ऐसे मुल्क का ख्याल ज़रूर मिलता है जिसकी सरहदें नील से लेकर फुरात तक जाती हैं, यानी मिस्र से लेकर इराक तक। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये ख्याल आखिर आया कहाँ से? क्या ये वाकई हर्जल का अपना प्लान था या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? तो दोस्तों, हकीकत यह है कि ग्रेटर इसराइल का यह तसव्वुर असल में एक बाइबल की आयत से लिया जाता है, जेनेसिस चैप्टर 15 आयत नंबर 18। उसी रोज़ खुदावंद ने इब्राहिम से अहद किया और फरमाया कि मैंने ये मुल्क तेरी नस्ल को दे दिया है, मिस्र के दरिया से लेकर उस बड़े दरिया तक, यानी दरिया फुरात तक। इस आयत में खुदा हज़रत इब्राहिम से वादा करता है कि उन्हें दरिया नील से लेकर दरिया फुरात तक की ज़मीन दे दी जाएगी। लेकिन आपने ये बात ज़रूर नोट की होगी कि जब किसी चीज़ को मजहबी रंग दे दिया जाए और वो सियासत में दाखिल हो जाए तो फिर वो सिर्फ एक अकीदा नहीं रहती, बल्कि एक ताकतवर नैरेटिव बन जाती है जो लोगों की सोच और फैसलों को बदल सकती है। अगर हम दरिया नील से लेकर दरिया फुरात तक का एरिया देखें तो ये सिर्फ 2 दरिया नहीं है, बल्कि इनके दरमियान एक बहुत बड़ा खित्ता आता है और इस खित्ते में कई अहम मुल्क शामिल हैं, जैसे कि मिस्र, फ़लस्तीन, उर्दन, लेबनान, शाम, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्से। यानी अगर ग्रेटर इसराइल के इस तसव्वुर को हकीकत मान लिया जाए तो ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं रहती, बल्कि इससे पूरे आज के मिडल ईस्ट का नक्शा बदल जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ग्रेटर इसराइल का ये तसव्वुर आहिस्ता आहिस्ता डिस्कशंस का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है और फिर यहाँ पर एक अहम मोड़ आता है। 1917 एक ऐसा ऐलान किया जाता है जिसे बेलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। ये दरअसल एक ख़त था जिसके ज़रिए बरतानिया ने यहूदियों से ये वादा किया था कि वो फ़लस्तीन में उनके लिए एक नेशनल होम के क़याम की हमायत करेगा। ये ख़त यहूदियों के सदियों पुराने इस ख्याल को पूरा करने के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित होता है। ये वादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किया जाता है और जैसे ही जंग ख़त्म होती है एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। सल्तनत उस्मानिया टूट जाती है और इसके साथ ही फ़लस्तीन का कंट्रोल बरतानिया के हाथ में आ जाता है। यानी अब वो ताकत जिसने ये वादा किया था उसके पास वो ज़मीन भी आ चुकी थी जहाँ पर ये वादा पूरा करना था। और फिर अपने इस वादे को पूरा करते हुए बरतानिया ने फ़लस्तीन की तरफ यहूदियों की माइग्रेशन को खुलकर फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया।
यानी अब लोग बड़ी तादाद में वहां आना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीन की ज़मीन का नक्शा बदलने लगा। और फिर इस कहानी में एक अहम नाम सामने आता है, रूस में पैदा होने वाला एक यहूदी ज़ेव जाबुतिन्स्की, एक ऐसा शख्स जिसे आज नेतन्याहू की लिकुड पार्टी का आइडियोलॉजिकल प्रीडिसेसर माना जाता है। जाबुतिन्स्की सिर्फ एक थिंकर नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो ताकत और सख्ती पर यकीन रखता था। और यही वो शख्स था जिसने हर्जल के ख्याल को एक नए अंदाज में रीशेप किया। वो ये समझता था कि यहूदी रियासत सिर्फ बातचीत या अमन से हासिल नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए ताकत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वो मकाम है जहां उसका एक मशहूर नज़रिया सामने आता है, द आयरन वॉल। ये एक ऐसा नज़रिया था जिसके मुताबिक जब तक मुखालफिन को ताकत के जरिए दबाया ना जाए, कोई भी रियासत कायम नहीं हो सकती। उसने दरियाए उर्दन के दोनों किनारे के नाम का एक नारा भी दिया, जिसका मतलब ये था कि सिर्फ फ़लस्तीन ही नहीं बल्कि पूरा ट्रांसजॉर्डन भी यहूदी रियासत का हिस्सा होना चाहिए। इस तस्वर को मजीद मजबूत करने के लिए उसने दी टू बैंक्स ऑफ जॉर्डन के नाम से एक गाना भी लिखा, जो बाद में मुख्तलिफ यहूदी मलेशिया ग्रुप्स का तराना बन गया। ये वही यहूदी ग्रुप्स है जिनको इकट्ठा करके बाद में IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस को बनाया गया। इन ग्रुप्स ने फ़लस्तीनियों के साथ साथ बरतानवी हुक्काम के खिलाफ भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की, और ये सब कुछ ग्रेटर इसराइल के विजन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। और फिर 1947 में ज़ायनिस्ट लीडरशिप ने यूनाइटेड नेशंस के पार्टीशन प्लान्स को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके तहत फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम होना था। एक रियासत फ़लस्तीनियों के लिए थी और एक यहूदियों के लिए, लेकिन ये उनकी एक स्ट्रेटजी थी। आसान अल्फाज में समझे तो 1947 का पार्टीशन प्लान उनके लिए आखिरी हद नहीं था, बल्कि सिर्फ एक शुरुआत थी, यानी कि एक पहला कदम। इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गोरियन के बयानात से ये पहले ही बात क्लियर हो चुकी थी कि उनका मकसद सिर्फ एक अलग मुल्क हासिल करना नहीं था, बल्कि पूरे फ़लस्तीन पर कंट्रोल हासिल करना था, और शायद इससे भी आगे। इस हवाले से एक ख़त भी सामने आता है जो उन्होंने 1937 को अपने बेटे को लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक जुज़वी रियासत इख्तिताम नहीं बल्कि सिर्फ शुरुआत है, जिसका वाज़ेह मतलब यह था कि एक दफ़ा मुल्क बन जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इलाके भी हासिल किए जा सकते हैं। और फिर यही वजह थी कि जब 1948 में इसराइल बना तो जानबूझकर इसकी सरहदों का जिक्र ही नहीं किया गया, क्योंकि इसके पीछे यही सोच थी कि सरहदें बाद में जंगों के जरिए तय की जाएंगी, यानी जितना मुमकिन हुआ उतना बढ़ाया जाएगा, और यही ग्रेटर इसराइल की सोच थी। और फिर यही हुआ। 1948 में नकबा के दौरान इसराइल ने यूनाइटेड नेशन की तय करदा बाउंड्रीज से आगे कब्जा करना शुरू कर दिया और अपनी ज़मीन को 55% से बढ़ाकर तकरीबन 77% तक ले गया। इसी दौरान ज़ायनिस्ट मलेशियाज़ ने तशद्दुद के ज़रिए 7,50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया। लोग बेघर हुए और 400 से 600 के दरमियान फ़लस्तीनी शहर और देहात या तो तबाह कर दिए गए या खाली करवा लिए गए। और फिर 1967 में इसराइल ने वेस्ट बैंक, गजा, गोलान हाइट्स और सराय सीना पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में जब 1973 की जंग के बाद मिस्री फौज ने पेशकदमी की तो इसराइल ने सहराए सीना मिस्र को वापस कर दिया। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक इसराइल मुसलसल वेस्ट बैंक में अपने कंट्रोल को बढ़ाता रहा है। वेस्ट बैंक और यरूशलेम में इसराइली आबादकारियों की तादाद 1967 में जो सिर्फ चंद हज़ार थी, आज बढ़कर 7 से 8 लाख के दरमियान पहुंच चुकी है। ग्रेटर इसराइल की सोच न सिर्फ इसराइली पॉलिटिशियन तक महदूद थी बल्कि आम लोगों में भी काफ़ी हद तक फैल चुकी थी। और इस बात का अंदाज़ा आप इस एक वाक़े से लगा सकते हैं जब 1993 में इसराइली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक रबीन और PLO के रहनुमा यासर अराफात के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ जिसे ओस्लो अकॉर्ड कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत गजा और वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों से इसराइल को पीछे हटना था और फ़लस्तीनियों को कुछ हद तक अपनी हुकूमत चलाने की इजाज़त दी जानी थी। लेकिन बहुत से फ़लस्तीनियों को यह एग्रीमेंट ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा ये सिर्फ एक वादा है, और सिर्फ फ़लस्तीनी ही नहीं, इसराइल के अंदर भी बहुत से लोग इसके खिलाफ थे। लोग सड़कों पर निकल आए, यहाँ तक कि बेंजामिन नेतन्याहू भी इन मुजाहरों में तकरीर करते हुए नजर आए। राबेन को धमकियां मिलने लगी और फिर 1995 में इसी मुखालफत और नफरत की वजह से एक इंतहा पसंद इसराइली ने राबेन को कत्ल कर दिया, जिसके बाद 1996 में इलेक्शन हुए और बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बन गया। नेतन्याहू भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेटर इसराइल के तस्वुर का इजहार करते हुए नजर आने लगे। ये सिर्फ उन तक महदूद नहीं था बल्कि उनके वजीर खजाना ने एक ऐसे नक्शे के सामने तकरीर की जिसमें इसराइल की सरहदें उर्दन तक फैली हुई दिखाई गई। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीनी कौम का वजूद ही नहीं है, और सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि कुछ मौक़ों पर इसराइली फ़ौजियों को भी ऐसे बैजेस पहनते हुए देखा गया है जिन पर ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना हुआ था। यहाँ तक कि नेतन्याहू को एक ऐसा तवीज़ भी दिया गया है जिस पर यही नक्शा बना हुआ था, और वो खुद भी इस तस्वर को तारीखी और एक रूहानी मिशन के तौर पर बयान करते हैं।
तो दोस्तों, हर आने वाला दिन इसराइल को ग्रेटर इसराइल के मकसद के और करीब लेके जा रहा है और सेल्फ डिफेंस का बहाना बनाकर इसराइल अपने पड़ोसी मुल्कों की खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जी करता रहा है, जबकि दुनिया इसे मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है।